नमस्ते नेचर साथियों। सूत्र आर्ट के इस प्रोग्राम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर रीटा अग्रवाल, आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर गवर्नमेंट राजस्थान में और कंसल्टेंट डॉक्टर नेचर वेलनेस में आप सभी का इस प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। ये प्रोग्राम जो सूत्र प्रोग्राम है हमने इसलिए रखा हुआ है ताकि आप लोगों को हम कुछ बीमारियों के बारे में सही से जानकारी दे पाए, जिससे कि आप लोग जब फील्ड में जाएं तो लोगों की क्रॉस क्वेश्चंस का रिप्लाई कर पाए एंड बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में आप जा पाए। आपको ये डर ना रहे कि अगर कोई मुझसे पूछ लेगा तो मेरे को किस तरीके से जवाब देना है, मैं दे पाऊंगा, दे पाऊंगी या नहीं। तो इसी हमने जो सीरीज है इसमें आज का टॉपिक लिया है गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एक ऐसा टॉपिक है कि जो हमारा इंडिया है वहां पर आज भी गायनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसके बारे में बात करने से लोग कतराते हैं, है ना। आज भी हमारी फैमिलीज में पीरियड्स को एक टैबू माना जाता है, जहां लगता है कि इस चीज से रिलेटेड बातें हैं महिलाएं आपस में कर सकती हैं, पुरुषों को इस बारे में बात नहीं पता होनी चाहिए, छुप के रहा जाता है। माँ भी अपनी बेटी को कहती है कि भाई तुम्हारा पीरियड आ गया है, पापा के पास नहीं जाना, भाई के पास नहीं जाना है, या अपना अलग ही रहना है, किचन में नहीं जाना है। ये सारी चीजें तो है ही। तो इन सब चीजों से क्या होता है कि जो जिनके पीरियड्स स्टार्ट हुए होते हैं उनके मन में एक डर हो जाता है कि ये पता नहीं क्या चीज है, और हम एक अछूत जैसा सा जो है ना, बच्चे अपने आप को फील करने लग जाते हैं। तो हमें इन सब चीजों को लेके बात करनी चाहिए। और इन सारी चीजों से क्या होता है कि अगर उन्हें एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो किसी को अपनी प्रॉब्लम्स को बता नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें यही समझ में नहीं आता है कि क्या चीज जो है वो नेचुरल है और क्या चीज जो है वो किसी डिजीज की वजह से है। तो इसलिए हम सबको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि गायनिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो क्या है। एंड जितना महिलाओं को इस बारे में पता होना चाहिए उतना ही इस चीज के बारे में पुरुषों को भी पता होना चाहिए। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं कि वुमन हेल्थ इज नेसेसरी व्हाई। वुमन जो महिला होती है वो अपने परिवार की धुरी होती है, पूरा परिवार उस महिला के इर्द गिर्द ही घूमता है। अगर महिला स्वस्थ नहीं होगी तो परिवार अच्छी तरीके से नहीं चल सकता है। महिला एक परिवार में किसी 10 जने भी बीमार हो जाते हैं, अकेली महिला होती है वो उन सबको संभाल लेती है। लेकिन अगर महिला बीमार हो जाती है तो उसके काम को कोई नहीं कर पाता है एंड वो इजीली अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे सेशन का जो है हमारा मोटिव यही है कि महिलाएं जो है वो अपने स्वास्थ्य को लेके जाने कि जो जो चीजें यहाँ बताई जा रही हैं उसमें क्या एबनॉर्मल है और क्या नॉर्मल है, जिससे कि वो अपने हेल्थ के ऊपर अच्छी तरीके से ध्यान दे पाए। नेक्स्ट। तो वुमेन जो होती है उसकी लाइफ में वो बच्ची है, ठीक है, लेकिन जो उसका मेन जो वुमेनहुड होता है ना, जो इसका स्त्रीत्व होता है स्त्री का, उसकी 3 फेजेस मानी गई हैं। फर्स्ट मेनार्क, रिप्रोडक्टिव फेज एंड मेनोपॉज। मेनार्क वो स्टेज होती है जहाँ की किसी भी महिला के पीरियड स्टार्ट होते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज वो होती है जहाँ की वो रिप्रोडक्शन कर सकती है, बच्चे पैदा कर सकती है। और मेनोपॉज वो फेज होती है जहाँ की उस महिला के पीरियड्स खत्म हो जाते हैं। तीनों ही फेसेस ऐसी होती हैं जहाँ की फीमेल को गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं। देखिए, नॉर्मल बीमारी किसी भी एज में हो सकती है, वो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बराबर है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो वुमेन को ही होती हैं। तो हम उन्हीं सारे टॉपिक्स के ऊपर आज बात करेंगे। नेक्स्ट। अब है मेनार्क। मेनार्क क्या होता है कि किसी भी लड़की का जब फर्स्ट टाइम पीरियड आता है तो उसे मेनार्क कहा जाता है। मेनार्क स्टार्ट जब हो जाता है उसके बाद जो लड़की होती है उसके अंदर फिजिकल चेंजेस बहुत सारे आते हैं और उस चीजों को लेके वो अवेयर नहीं होती है। उससे पहले क्या होता है, लड़की और लड़कियों के शरीर में कोई देखने से डिफरेंस भी नहीं पता चलते हैं। लेकिन मेनार्क होने के बाद में हार्मोन चेंज हो जाते हैं, तो लड़की के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है, होना स्टार्ट हो जाता है, हेयर ग्रोथ होती है वो बढ़ जाती है, शरीर में थोड़ा सा भराव आना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके के बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, मेनार्क आने के साथ ही वो स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट। मेनार्क का जो जनरल एज होती है वो पहले तो 13 से 15 साल थी, लेकिन अभी आजकल का जो लाइफस्टाइल है, खाना पीना है, तो इसका एज जो है 10 से 11 साल, 10 से 12 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल की लड़कियों को भी पीरियड्स अभी स्टार्ट हो जाते हैं।
अब आता है रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज होती है, देखिए मेनार्क अगर एक बार स्टार्ट हो गया है, इट मीन्स जो लड़की होती है वो माँ बन सकती है। लेकिन जब स्टार्ट ही होता है, मेनार्क है, पीरियड्स मेनार्क हुआ है, पीरियड स्टार्ट हुए हैं, तो फीमेल की जो बॉडी होती है वहाँ हार्मोन चेंजेस जस्ट स्टार्ट हुए हैं, तो उस वक्त में वो बच्चा पैदा तो कर सकती है, लेकिन उसका शरीर बहुत कमजोर होता है। और अगर ऐसी कंडीशन में 12 साल, 13 साल या 14 साल की उम्र में अगर एक लड़की माँ बनती है, तो वो बच्चे के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है और खुद लड़की के लिए भी हो सकता है। इसीलिए एक प्रॉपर रिप्रोडक्टिव फेज बताई गई है, जिसे कि हम 18 साल से लेकर 30 साल तक का बेस्ट रिप्रोडक्टिव फेज मानते हैं, कि इस उम्र में अगर लड़कियां बच्चे पैदा करती हैं तो बच्चा भी हेल्दी होगा एंड फीमेल की हेल्थ के ऊपर भी कोई इश्यूज नहीं आएंगे। तो हम देखते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव फेज होती है उसके अंदर फीमेल में क्या क्या गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। उसमें है ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, पीसीओडी या पीसीओएस है, ल्यूकोरिया या जिसे सफेद पानी की समस्या कहा जाता है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है, किसी को पीरियड्स टाइम से नहीं आते हैं, किसी को बहुत जल्दी जल्दी आ जाते हैं, किसी को 2-2 3-3 महीने में आते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। इसके अलावा यूटेराइन फाइब्रॉइड है, जिसको आप बच्चेदानी में गांठें कह सकते हैं, और इनफर्टिलिटी है, बंध्यत्व की परेशानी है कि गर्ल जो है वो कंसीव नहीं कर पाती है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर जो होता है, ब्रेस्ट कैंसर पूरी दुनिया में होने वाले कैंसर में एक बड़ा नंबर है जो कि होता है महिलाओं में। बहुत महिलाओं के अंदर जो पाया जाने वाला कैंसर है उसमें नंबर 1 पे ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो हमें कैसे पहचान होगी कि ये वाला सिम्टम अगर आ रहा है तो ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो इसके अंदर जो ब्रेस्ट होता है, इसके अंदर लंप हो जाता है, गांठें हो जाती हैं, गांठें छोटी भी हो सकती हैं, बड़े साइज की भी हो जाती हैं। कुछ महिलाओं को नेचुरली मीन्स नॉर्मली भी जब उनके पीरियड स्टार्ट होने वाले होते हैं तो उन्हें इस तरीके का फील होता है कि ब्रेस्ट में एक छोटा सा बेर की गुठली जैसा, बेर के दाने जैसा जो है छोटी सी गांठ हो गई है। और जब पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, पूरा फ्लो खत्म हो जाता है, तो वो जो गांठ होती है वो अपने आप सबसाइड हो जाती है, खत्म हो जाती है। इस तरीके की गांठें जो खुद से होती हैं, पीरियड स्टार्ट होने से पहले दिखती हैं और खत्म होने के बाद नहीं दिखती हैं, वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती हैं और वो सेफ होती हैं, उनसे कैंसर होने का कोई भी खतरा नहीं होता है। लेकिन अगर कोई गांठ इस तरीके की है कि हो गई है, धीरे धीरे उसका साइज जो है वो बड़ा होता जा रहा है और अपनी जगह पे वो फिक्स है। एक गांठ होती है कि आप उस जगह पे ब्रेस्ट को पकड़ के उस गांठ को अगर हिलाएंगे तो अपनी जगह से हिलती है। लेकिन अगर कैंसर है तो वो अपनी जड़ जमा के रखती है और वो अपनी जगह से नहीं हिलती है। ब्रेस्ट का जो साइज है, शेप है, वो चेंज हो जाता है। साइज जो है वो नॉर्मल से बड़ा हो जाता है। शेप है, अगर बड़े साइज का जो है सिस्ट हो गया है, ऊपर की तरफ है, तो शेप भी जो है ब्रेस्ट की वो चेंज हो जाता है। स्किन का कलर चेंज हो जाता है। जिस जगह पे लंप है या गांठ हमको दिखाई दे रही है, उस जगह पे हल्का सा लालिमा लिए हुए जो है स्किन का कलर हो जाता है। और जो निपल्स होते हैं वो अंदर की तरफ धसे हुए भी हो जाते हैं। जैसे जब मदर जो होती है फीडिंग फेज में होती है, बच्चे को दूध पिलाती है, तब तो निपल से सिक्रेशन होता ही है। लेकिन अगर बच्चा छोटा नहीं है और उसके बावजूद भी निपल से किसी भी तरीके का पानी, पस जैसा सा या हल्का ब्लड जैसा सा एक ड्रॉप भी अगर निकल के आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको वार्निंग साइन है, आपको अपना प्रॉपर चेकअप कराना चाहिए। तो निपल्स के साथ सिक्रेशंस निकले, किसी भी तरह का स्राव हो, पानी दूध जैसा निकले, या फिर निपल्स जो है जिस जगह पे है वो स्किन जो है पूरी तरीके से खराब हो गई है, रप्चर हो गई है, निकलने लगी है, तो परत की जैसे निकलने लग जाती है या निपल्स अंदर धस जाते हैं, ये भी ब्रेस्ट कैंसर का एक सिम्टम होता है। रेडनेस के बारे में हमने पीछे बात की थी कि जो है लालिमा हो जाती है स्किन पे, और स्किन जो है कई बार उभार तो होता ही है। अगर ब्रेस्ट का लंप का साइज, गांठ का साइज बड़ा हो रहा है तो उभार तो होता ही है, लेकिन कई बार जो है उसमें गड्ढे जैसा सा भी हो जाता है, ये भी एक साइन होता है। नेक्स्ट रहता है पीलिंग और स्केलिंग। स्केलिंग होता है कि जैसे बहुत से धूप में जो काम करने वाले मजदूर होते हैं, उनमें आपने देखा हो कि स्किन ना फटी फटी सी हो जाती है। जैसे कि कछुआ होता है, कछुए के ऊपर देखा आपने स्केल होते हैं,
उसकी स्किन कितनी हार्ड होती है, बीच में लाइनिंग्स बनी हुई होती हैं और चौकोर चौकोर से खाने बने हुए होते हैं, उसी तरीके से ब्रेस्ट पे इस तरीके के चौकोर खाने जैसा सा छोटा छोटा सा दिखने लग जाता है और स्किन परत के जैसे निकलने लगती है अगर, तो वो भी ब्रेस्ट कैंसर का एक साइन हो सकता है। नेक्स्ट है ओवेरियन कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के बाद फीमेल में होने वाला सबसे बड़ा जो कैंसर है वो ओवेरियन कैंसर है, जिसे कि हम बच्चेदानी के मुंह का कैंसर भी कहते हैं। तो इस कैंसर में ना आपको ऐसा कोई बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं पता चलते हैं, नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं जिसे कि हम बाकी चीजों से कंफ्यूजन भी क्रिएट कर लेते हैं। तो ओवेरियन कैंसर में आपको ये देखना है कि अगर एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, कभी भी ब्लीडिंग हो जाती है, पीरियड्स के बीच में भी अगर ब्लीडिंग हो जाती है, वाइट डिस्चार्ज है, आप मेडिसिन रेगुलर में ले रहे हैं उसके बाद भी वाइट डिस्चार्ज जा रहा है, या आप यूरिनेशन के लिए जा रहे हैं उस वक्त आपको जो है दर्द हो रहा है, लोअर एब्डोमेन जो है जिसे हम पेड़ू कह सकते हैं, पेड़ू वाले हिस्से में अगर दर्द है, बिना आपके एक्सरसाइज किए या बिना वेट लॉस का आपका ट्रीटमेंट लिया आपका वजन जो है कम होता जा रहा है, बार बार बुखार होता है, थकान हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, किसी भी काम करने को मन नहीं कर रहा है, आपको यूरिनेशन के टाइम पे दर्द हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी आपको अगर बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, तो वो ओवेरियन कैंसर या बच्चेदानी के मुंह का जो है वो कैंसर हो सकता है। इस कैंसर के अंदर जो सीक्रेशंस निकलते हैं, मीन्स जो स्राव निकलता है, वो आपको सफेद पानी की समस्या के साथ में कंफ्यूज करता है कि ये सफेद पानी निकल रहा है या कैंसर की वजह से जो है सीक्रेशन निकल रहा है। तो आपको साथ में सिम्टम्स देखने पड़ेंगे। वाइट डिस्चार्ज में भी आपको थकान हो सकती है, कमर में दर्द हो सकता है, लेकिन अगर कैंसर है तो डेफिनेटली जो है आपका वेट है वो रिड्यूस होगा ही होगा, ये सबसे बड़ा साइन होता है। और नीचे जो सफेद पानी की समस्या होती है उसमें दर्द पीठ में होता है, लेकिन पेट के निचले वाले हिस्से में ज्यादा दर्द नहीं होता है, लेकिन बच्चेदानी के मुंह के कैंसर में पेड़ू वाली जो जगह होती है वहां पर दर्द ज्यादा होता है। नेक्स्ट, अब बहुत कॉमन वर्ड है पीसीओएस, पीसीओडी, हम सब देखते हैं, आप लोग इतनी सारी रिपोर्ट्स भेजते हैं, पीसीओडी है मैडम, पीसीओडी है, क्या ट्रीटमेंट दे, क्या दे। तो अब हम देखेंगे कि पीसीओडी या पीसीओएस जो होता है क्या होता है। पीसीओएस क्या होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। जो महिला होती है उसमें गर्भाशय के साथ में अंडाशय भी होता है। अंडाशय के अंदर 2 अंडाशय होता है, एक दाईं तरफ होता है, एक बाईं तरफ होता है। महिला के अंदर हर महीने एक बार दाईं तरफ से और एक बार बाईं तरफ से एक अंडा होता है, वो मैच्योर होता है और वो निकल के ट्यूब से होता हुआ जो है बच्चेदानी में पहुंच जाता है और वहां पर उसका या तो कंसीव कर जाता है या फिर वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो ओवरी होती है या अंडाशय होता है उसके अंदर कोई भी, उसके अंदर बहुत सारे एग होते हैं और उसके अंदर जो अंडे होते हैं वो जब बच्ची का जन्म होता है उस वक्त जितने अंडे होते हैं वही उसमें हमेशा रहते हैं, उसका नंबर जो है अंडों का वो बढ़ता नहीं है। ठीक है, इस चीज को स्पेशली ध्यान देना चाहिए कि अगर इनिशियली बच्ची पैदा हुई है और उस वक्त उसके जेनाइटल ऑर्गन्स पे किसी तरीके की चोट लगी हुई है तो वो बाद में इनफर्टिलिटी का एक रीजन हो जाता है। तो पीसीओएस में क्या होता है कि जो अंडाशय में जो अंडा बन रहा है उसकी 3-4 फेजेस होती हैं, वो मैं नहीं समझाऊंगी क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, बहुत ज्यादा क्लियर भी नहीं होगा। तो स्टार्टिंग में जो एक थैले जैसा आप मान सकते हैं कि एक सैक होता है, सैक के अंदर वो अंडा बड़ा होने लगता है। जो स्टार्टिंग के 14 डेज होते हैं पीरियड के फर्स्ट डे से, उस 14 दिन के अंदर वो अंडा जो है वो अपनी पूरी ग्रोथ ले लेता है, वो मैच्योर हो जाता है। उसके बाद वो जो थैली होती है वो थैली फट जाती है और अंडा वहां से निकल के ट्यूब में पहुंच जाता है। ठीक है, लेकिन पीसीओडी में क्या हुआ कि जो थैली होती है उसको फटने के लिए जो हार्मोन चाहिए होता है उतना हार्मोन हमारे शरीर में नहीं होता है। तो क्या होता है कि एग तो मैच्योर हो गया लेकिन वो फटा ही नहीं। अब अगर एग जो है वो ट्यूब में पहुंच के यूट्रस में नहीं पहुंचा तो पीरियड्स भी नहीं आएंगे। पीरियड कब आएंगे? जबकि अंडा जो है वो बच्चेदानी में पहुंच जाएगा। तो इसीलिए पीसीओडी के जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, उन्हें पीरियड्स 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, साल भर के अंतराल से उन्हें पीरियड्स आने लगते हैं। तो पीसीओडी में हमें क्या करना होता है? सबसे पहले तो हार्मोन का
बैलेंस करना होता है। ठीक है, जब अंडा उसके अंदर नहीं निकलता है, कई बार ये भी हो जाता है कि अंडा जो है वो निकल गया, इमेच्योर था, और पीछे जो थैली रह गई है उस थैली के अंदर जो है फ्लूइड है, पानी है, वो जमा होता रहता है और वो ही अपनी ग्रोथ करने लग जाता है, बड़ा होने लग जाता है। तो पीसीओडी में मेनली क्या होता है कि इस तरीके की गांठें बन जाती हैं। खुद जो अंडाशय होता है उसका साइज लगभग 3 सेंटीमीटर का होता है, लेकिन अगर आपको हर महीने में इस तरीके से हो रहा है कि एग तो मैच्योर हो रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है, तो क्या होगा कि एक पहले से है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरीके से बहुत सारी गांठें बन जाती हैं। तो पीसीओडी में हम जो देखते हैं ना, उसमें होता है पी फॉर क्या है, पॉलीसिस्टिक। पॉली मीन्स बहुत सारी, सिस्टिक मीन्स गांठ। ओवरी में बहुत सारी गांठों का बन जाना ही पीसीओडी है, और वो इसीलिए है कि पीरियड्स आपका जो है वो रेगुलर में नहीं हो पा रहा है। और क्योंकि ओवरी का खुद का साइज 3 सेंटीमीटर होता है, कई बार ये होता है कि ये जो गांठें बनती हैं ये खुद जो है अंडाशय होता है उसके साइज से भी बड़ी हो जाती हैं, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर क्यों नहीं लग जाती हैं। अगर इन गांठों का साइज जो ओवरी का खुद का साइज है उससे डबल हो जाता है, तो उस केस में सर्जरी ही एक उपाय रह जाता है, क्योंकि हम मेडिसिन के थ्रू कितना साइज कम कर सकते हैं, लेकिन 2, 3, 4 सेंटीमीटर तक की अगर सिस्ट होती है तो उसे हम आयुर्वेद की मेडिसिन के थ्रू इजीली क्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम यहाँ देखेंगे कि पीसीओडी के सिम्टम्स क्या होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि पीसीओडी है, डाउट आप कर सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट रहता है कि पीरियड्स नहीं आना, या फिर पीरियड्स का बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होना। मैंने बताया था 2 महीने 3 महीने में पीरियड आना, या फिर लंबे टाइम तक, साल 1.5 साल तक। कई पेशेंट्स इस तरीके के आए हैं जो कह रहे हैं एज भी कम होती है बच्चियों की, 17 साल है, 18 साल है, 14 साल है, 16 साल है, जो कि आके कंप्लेन करते हैं कि 1 साल से पीरियड नहीं आया है, 2 साल से पीरियड नहीं आया है। तो ये इस तरीके की हमारी जो है माताएं बहनें जो भी यहाँ पे सुन रही हैं, फीमेल कैंडिडेट सुन रही हैं, तो वो इस चीज को स्पेशली ध्यान दें कि आपके घर में कोई भी बच्ची है जिसके पीरियड्स रेगुलर में नहीं आ रहे हैं, तो आपको उसको तुरंत आपको उसका अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए और पता करना चाहिए कि कहीं उसे पीसीओडी का प्रॉब्लम तो नहीं है। पीसीओडी आगे जाकर इनफर्टिलिटी या बंध्यत्व का सबसे मेन रीजन जो होता है वो पीसीओडी ही आता है, तो इसको एक सही उम्र में ही ये ठीक हो जाना चाहिए। नेक्स्ट रहता है कि पीसीओडी में वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वेट बढ़ना को हम यहाँ पे कुछ सिम्टम्स इस तरीके के रहेंगे जिन्हें कि हम थायराइड से भी, है ना, हाइपोथायराइड से भी कंफ्यूज कर सकते हैं। तो हमें जैसे वेट गेन वहां भी होता है, यहाँ भी होता है, तो आपको डिफ्रेंशिएट करना है, सिम्टम्स जो होते हैं उन्हें मैच करते हुए चलना है। एक्सेस मेल हार्मोन हो जाता है। मैंने क्या कहा था कि एग को रप्चर करने के लिए, उसकी थैली को फाड़ने के लिए जो फीमेल हार्मोन चाहिए होता है उसकी तो शरीर में कमी हो जाती है। फीमेल हार्मोन की कमी हो गई तो मेल हार्मोन जो होता है, जो हार्मोन पुरुषों में पाया जाता है, उस हार्मोन की महिला के शरीर में वृद्धि हो जाती है। अब पुरुषों में क्या होता है कि एक उम्र के बाद में दाढ़ी मूछें आने लगती हैं, क्योंकि उसके अंदर मेल हार्मोन है। लेकिन अगर वही मेल हार्मोन फीमेल में आ जाएगा तो क्या होगा कि महिलाओं की भी हल्की दाढ़ी मूछें आने लग जाती हैं, उनके हाथ पैरों के जो बाल होते हैं नॉर्मल रोए जैसे होते हैं, लेकिन पीसीओडी में वो जो बालों की ग्रोथ होती है वो हार्ड हो जाती है। जो चिन है थोड़ी जिसे हम बोलते हैं, वहां पर रोए रोए से हैं वो थोड़े बड़े साइज के हो जाते हैं। तो वो एक सबसे बड़ा साइन है कि आपके पास पेशेंट आया, आप पहले उसे ऑब्जर्व कीजिए, उसके चेहरे को ऑब्जर्व कीजिए। अगर फीमेल पेशेंट है तो आप ये चेक कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके चेहरे पे जो है अनवांटेड हेयर्स दिख रहे हैं। तो फर्स्टली आपको यही डाउट करना है कि वो पीसीओडी हो सकता है। साथ में जो स्किन होती है वो ऑयली हो जाती है, पीसीओडी में पैचेस हो जाते हैं। ऑयली तो है ही लेकिन पैचेस हो जाते हैं, कहीं पर तो स्किन है वो साफ है, कहीं पे ऑयली है, चकत्ते चकत्ते से स्किन पे दिखने लग जाते हैं। और साथ में पिंपल्स, एक्ने या मुहासे कह सकते हैं, उनका नंबर जो है वो बढ़ जाता है। इनफर्टिलिटी होता है। देखिए पीसीओडी, इनफर्टिलिटी का सबसे मेन रीजन पीसीओडी है। अगर एग ही नहीं होगा तो स्पर्म किसके साथ फ्यूज करेगा, इसीलिए सबसे बड़ा रीजन इनफर्टिलिटी का है। एक्सेस पेन हो जाता है पीरियड्स के दौरान पे है, और हेयर फॉल होता है। हेयर फॉल जो है वो थायराइड में भी होता है, लेकिन थायराइड में जो
हेयर फॉल होता है वो पूरे सिर में से होता है, लेकिन पीसीओडी का जो हेयर फॉल होता है, बाल झड़ते हैं, जैसे पुरुषों के बाल झड़ते हैं सामने की तरफ से, यहाँ से इस एरिया में से जो है पुरुषों के बाल झड़ते हैं, उसी तरीके से पीसीओडी की जो महिलाएं होती हैं उन्हें मेल पैटर्न बाल्डनेस होती है। जिस तरीके से पुरुषों के बाल झड़ते हैं उसी तरीके से महिलाओं के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। जो पैल्विक एरिया है, पेड़ू वाला हिस्सा जो है, वहां दर्द होता है और साथ में महिला को डिप्रेशन आ जाता है, एनेक्सिटी हो जाती है, क्योंकि पीरियड्स रेगुलर में नहीं आते हैं तो शरीर में भारीपन होता जाता है, वजन ज्यादा बढ़ता जाता है, तो महिला जो है वो डिप्रेशन में भी चली जाती है। नेक्स्ट, अब एक नेक्स्ट कॉमन प्रॉब्लम आती है ल्यूकोरिया या सफेद पानी की है। बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्हें सफेद पानी की प्रॉब्लम है, लेकिन वो किसी के साथ इन चीजों को शेयर नहीं कर पाती हैं। उन्हें लगता है कि मेरे साथ ही हो रहा है, जबकि आप बात करके देखिए, बात करने से पता चलेगा कि नहीं, ये कॉमनली होता है। नॉर्मल जो फीमेल होती है उनमें सब, हर महिला में वाइट डिस्चार्ज होता है, लेकिन वो पीरियड से पहले होता है या जिस टाइम पे ओव्यूलेशन होता है उस टाइम पे, मीन्स फुल मंथ में 2 दिन हर महिला जो है वो सफेद पानी की समस्या से जूझती है। लेकिन वो जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो वाटरी होता है, पानी जैसा होता है, थक्का नहीं होता है उसमें, और उसके अंदर स्मेल भी नहीं आती है। लेकिन अगर किसी महिला को जो वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है वो हल्का पीलापन लिए हुए है, ब्राउन कलर का है, या हल्के उसके अंदर जो वाइट डिस्चार्ज है उसके अंदर अगर रेड रेशे आ रहे हैं, लाल रंग के रेशे आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर ल्यूकोरिया है। ल्यूकोरिया का रीजन बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया जो होता है उसकी ग्रोथ जो है वेजाइना, बच्चेदानी के मुंह पर जब उसकी बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ जाती है, उसकी वजह से सफेद पानी की जो है वो समस्या हो जाती है। और जो ये बैक्टीरिया होता है ये एसिडिक मीडियम या अम्लीय जो एक मीडियम होता है ना, वहां पर ही बढ़ता है। अगर हम उस एसिडिक मीडियम को खत्म करके, है ना, बेसिक कर दें या फिर उस जगह को न्यूट्रल कर दें, तो बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ को खत्म कर देता है। इसीलिए ल्यूकोरिया के जितने आपके पास पेशेंट आते हैं जिनको कि आप दवाई देते हैं, उन सारी पेशेंट्स को आपको ये बोलना है कि खटाई नहीं खानी है। कैरी, अमचूर, नींबू, खट्टा दही, ये सारी खटाई आपको सफेद पानी की जिन महिलाओं को समस्या है उनको स्पेशली बंद करना है। अदरवाइज क्या होगा कि हम दवाई दे रहे हैं, दवाई तो हम दे रहे हैं, ठीक है ना, हम इम्यून प्लस देकर बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहे हैं, लेकिन बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए अपना जो फेवरेबल कंडीशन है वो मिली हुई है, तो हमारी दवाई जो है वो धीरे धीरे करके असर करेगी। लेकिन अगर हम उसका एसिडिक मीडियम ही खत्म कर देंगे तो हमारी दवाइयां जो है ज्यादा असर करेगी। इस बात को बिल्कुल हर कोई नोट करके रख लीजिए कि सफेद पानी की समस्या जिन महिलाओं को होगी, जिनका भी आप इलाज कर रहे हैं, उन्हें आप नींबू, कैरी, अमचूर की खटाई बंद कराएंगे। खट्टा दही, खट्टी छाछ भी नहीं देनी है। दही या छाछ को आप पका के कड़ी बनाकर, सब्जी बनाकर यूज कर सकते हैं, लेकिन सीधे नहीं देना है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर कितने तरीके के होते हैं। हम जनरली जानते हैं कि भाई पीरियड्स में क्या क्या परेशानी हो सकती है, पीरियड आएगा या नहीं आएगा, या फ्लो ज्यादा होगा या कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन नहीं, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर भी बहुत सारी तरीके के होते हैं। उसमें से फर्स्ट होता है पीएमएस, ठीक है, पीएमएस, एमेनोरिया, डिस्मेनोरिया और मेनोरेजिया। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हम डिटेल लेके चलेंगे इनका। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि पीएमएस सिम्टम्स क्या होते हैं। पीएमएस होता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में या सिम्टम्स में क्या होता है कि किसी भी महिला को जब पीरियड आने वाले होते हैं तो उससे 3 से 4 दिन, ये ड्यूरेशन अलग अलग हो सकता है। किसी महिला को 7 दिन पहले से ही परेशानी हो सकती है, किसी को 2 दिन या 1 दिन पहले भी ये परेशानी हो जाती है कि उसको खुद से फील हो जाता है कि मेरे पीरियड्स आने वाले होते हैं। तो उसे क्या सिम्टम्स फील होते हैं कि उसका पेट में है वो भारीपन हो जाता है, हाथ पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, एक्ने हो जाते हैं, सिर में दर्द होने लग जाता है। क्योंकि जिन महिलाओं का पीरियड जो है वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, बहुत ज्यादा दर्द को वो करती हैं, तो उन्हें उस चीज की वजह से डिप्रेशन भी हो जाता है कि मेरा पीरियड स्टार्ट होने वाला है, अब मेरी लाइफ वापस से खराब हो जाएगी, तो उसकी चिंता हो जाती है, चक्कर आने लग जाती हैं। जिनको ज्यादा परेशानी हो जाती है वो कई बार बेहोश भी हो जाती हैं, और मसल जो है उनका स्पाज्म हो जाता है, मीन्स मसल्स में खिंचाव होने लगता है। उनका कमर से लेकर के जंघा तक का जो हिस्सा है वहां पर बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। बहुत सारी महिलाओं से आप बात करेंगे तो वो ये कह देंगे कि नहीं, हमको तो पता चल जाता है, या महिलाएं गर्ल्स टॉक अपना करती हैं तो उनका यही रहता है कि
पीरियड्स शुरू होने वाला है वो अपने हर महिला का अपना एक अलग सिम्टम होता है और उसे वो चीजें पता चल जाती हैं। नेक्स्ट, अब होता है एमेनोरिया। एमेनोरिया होता है कि पीरियड का बिल्कुल भी नहीं आना। ठीक है, तो एमेनोरिया में एक तो सिंपल सी चीज है कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो 9 महीने तक उसका पीरियड नहीं आएगा। ये भी एक एमेनोरिया का टाइप है, लेकिन वो अलग रीजन हो गया। कुछ महिलाओं में जब तक वो बच्चे को दूध पिलाती रहती हैं, उनके हार्मोन्स चेंज नहीं होते हैं, तो दूध पिलाने तक की अवस्था जो होती है उसमें भी उन्हें है पीरियड्स नहीं आते हैं। और जो दूसरे रीजन होते हैं पीरियड्स नहीं आने के, वहां उन्हें हम डिस्कस करते हैं कि ओव्यूलेशन एबनॉर्मलिटी मीन्स ये कौन सी वाली चीज हो जाएगी, पीसीओडी वाली, क्योंकि पीसीओडी में ही ओव्यूलेशन नहीं हुआ है, एग जो फॉलिकल है, थैली है, उसका रप्चर नहीं हुआ है। ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर है, ओबेसिटी है। आप ये देखेंगे कि ये सारी जो चीजें हैं नीचे तक जितने पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये सारे के सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से हो रहा है। नॉर्मली कभी पीरियड्स का प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन अगर आपकी ओबेसिटी हो गई है, इंसुलिन का जो है इंटॉलरेंस बढ़ गया है, या हार्मोन्स जो है डिस्टर्ब हो गए हैं, किसी फीमेल के अंदर मेल पैटर्न के जो हार्मोन्स हैं उनकी वृद्धि हो गई है, थायराइड की वजह से हुई हो, या एंड्रोजन हार्मोन बढ़ने की वजह से हुई हो, या जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसका फंक्शन डिस्टर्ब हुआ हो, तो ये सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से कि पीरियड्स नहीं आते हैं। और मेनली वही 3 रहेंगे, ओबेसिटी, ठीक है, और बाकी प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग। और एक और रहता है कि मीनोपोज के बारे में के बाद हम अगर ये बात करें कि ये पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो वो चीज खराब हो जाती है, लेकिन प्लीज इन चीजों का ध्यान रखिएगा। कई बार कंसल्टेंसी पे फोन आता है, मैसेज आता है कि मैम एक महिला को हमने दवाई दे रहे हैं और उसके पीरियड्स फिर भी नहीं आए हैं, आप बताइए कि क्या करें। और क्योंकि उन्होंने पहले कंसल्ट नहीं किया हुआ होता है कि जैसे अभी हम डिस्कस करते हैं तो हर किसी को हम बताते हैं कि भाई इस चीज में आपको ये दवाई देनी है, ये दवाई देनी है, तो वो बताते हैं कि हमने ये दवाई दे दी है, हम 2 महीने 3 महीने से दवाई दे रहे हैं, उसके बावजूद महिला को पीरियड नहीं आया है। तो फर्स्टली मैं उन लोगों से क्या पूछती हूँ, महिला की उम्र कितनी है? फिर पता चल रहा है कोई बता रहा है महिला की उम्र 50 साल है, कोई बता रहा है महिला की उम्र 55 साल है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ये देखना है कि 50-55 की उम्र में मीनोपोज हो चुका है। अगर एक बार मीनोपोज हो चुका है तो आपको दोबारा उसका पीरियड क्यों लेके आना है? ठीक है, तो जब आप मेडिसिन देंगे तो इस चीज का ध्यान रखिए कि ऐसा तो नहीं है कि जो महिला है उसे मीनोपोज हो चुका हो, उस कंडीशन में आपको पीरियड्स लाने वाली मेडिसिन नहीं देनी है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे पीछे पॉइंट्स थे, डिस्मेनोरिया है और मैनोरेजिया है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, बहुत हल्का हल्का सा बताऊंगी। तो डिस्मेनोरिया में क्या होता है कि बहुत ज्यादा पेनफुल वाला जो है ना, एक होता है कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा टाइम तक हो रहा है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, ड्यूरेशन भी लंबा है, ठीक है, और फ्लो भी ज्यादा है। लेकिन एक पीरियड ऐसा होता है कि जहाँ ड्यूरेशन भी नॉर्मल है, फ्लो भी ठीक है, लेकिन पेन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। जहाँ पेन बहुत ज्यादा है उसे हम कहते हैं डिस्मेनोरिया। कि 3 दिन तक की पीरियड है, महिला क्या बोलेगी कि 3 दिन तक की ब्लीडिंग होती है, लेकिन मेरी तो हालत ऐसी हो जाती है, जान निकल जाती है, मैं तो बिस्तर पे से उठ ही नहीं पाती हूँ, मुझे इतना ज्यादा दर्द होता है। और उन महिलाओं में क्या होता है कि पीरियड्स के साथ जो फ्लो होता है, उन्हें ब्लड के साथ में क्लॉट्स भी निकलते हैं, है ना। जो अंदर की लाइनिंग होती है, बच्चेदानी की लाइनिंग होती है, वो जब निकलती है उसी की वजह से पीरियड्स आते हैं। तो कई बार लाइनिंग जो अंदर की झिल्ली होती है वो टुकड़े टुकड़े में होके बाहर निकलने लगती है। तो वो जब झिल्ली फंस जाती है ना, बच्चेदानी के मुंह में जब वो फंस जाती है तो उस वक्त बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है। जब वो क्लॉट है या टुकड़ा जो होता है वो बाहर निकल जाता है तो थोड़ा सा रिलीफ आ जाता है। आप कई महिलाओं से बात करेंगे तो वो बोलेंगे कि माहवारी में मुझे थक्के थक्के जैसे से निकलते हैं। आप टर्म्स पे ध्यान दीजिए कि महिला क्या बोलेगी, टुकड़े टुकड़े निकलते हैं, थक्के थक्के जैसे निकलते हैं, ठीक है। तो डिस्मेनोरिया के सिम्टम्स में क्या है, फर्स्टली पेन, एक्सेसिव पेन, क्रैम्प्स हैं लोअर एब्डोमेन में, जो कि आपके पूरा थाइस तक पेन जाता है। दर्द जो है कमर में होता है, नेक्स्ट में रेडिएटिंग पेन लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है कि कमर से पेट से जो दर्द है वो आपकी जांघों तक जा रहा है। कमजोरी बहुत ज्यादा हो जाती है, वॉमिट करने का मन करता रहता है, मन करता है लेकिन होती नहीं है, कई महिलाओं में वॉमिटिंग हो भी जाती है और
सिर में भी तेज दर्द होता है। ये सारे डिस्मेनोरिया है। देखिए यहाँ कहीं भी ड्यूरेशन नहीं लिखा हुआ है कि फ्लो ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है, कहीं नहीं, सिर्फ सारे पॉइंट्स क्या है, पेन पेन पेन। तो डिस्मेनोरिया में जो है वो पेन ज्यादा होता है। नेक्स्ट रहता है मेनोरेजिया। मेनोरेजिया में ये रहता है कि ड्यूरेशन जो होता है ब्लीडिंग का वो भी ज्यादा हो जाता है, साथ में जो फ्लो होता है वो भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, 7 दिन 8 दिन, कई महिलाओं का रहता है कि हमें रेगुलर में पीरियड्स जो है 8 दिन तक रहते हैं। और इस मेनोरेजिया में ये भी होता है कि 2 साइकिल जो होते हैं, है ना, 28 दिन का या 30 दिन का साइकिल होता है, उसके बीच में भी 1 या 2 दिन के लिए उनका पीरियड आ जाता है या स्पॉटिंग हो जाती है। और इसी तरीके से प्रेगनेंसी में जहां हमने देखा था कि एमेनोरिया हो जाता है, पीरियड्स नहीं आते हैं, उसके बीच में भी अगर स्पॉटिंग दिखाई दे रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तो वो भी मेनोरेजिया है। यहाँ पे हम सिंपल सी चीज का 2 चीजों का ध्यान रखेंगे। एक तो पीरियड वो जो लंबे टाइम तक चल रहा है, एक पीरियड वो जिनमें की दर्द ज्यादा हो रहा है। सिर्फ 2 ही कैटेगरी हमको ध्यान रखनी है, दर्द ज्यादा वाली और दूसरा जिसमें की ड्यूरेशन ज्यादा है, लंबे टाइम तक पीरियड चल रहा है और फ्लो भी ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट, ये सारे के सारे जो ज्यादा पीरियड्स निकल रहे हैं उसके ही बहुत सारे तरह के और इसके अंदर सब हेडिंग्स आएंगी, पॉलीमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया, मेट्रोरेजिया, मेनोपॉजल ब्लीडिंग। अपन इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देगी। आपको 2 ही चीज याद रखना है, ज्यादा दर्द के साथ पीरियड और ज्यादा फ्लो के साथ में पीरियड। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि ज्यादा फ्लो जो हो रहा है उसका रीजन क्या है, कि क्यों पीरियड में लंबे टाइम तक हो रहा है और क्यों जो है हैवी ब्लीडिंग हो रही है। तो उसका कारण रहता है पेल्विक कैविटी जो होती है ना, जो नीचे वाला पेड़ू वाला पूरा हिस्सा होता है जहाँ की बच्चेदानी रहती है, वो वाली जो कैविटी होती है, जगह होती है, उसके अंदर किसी भी तरीके की गांठें हो जाती हैं। उसकी वजह से होता है बर्थ कॉन्ट्रासेप्टिव कंट्रोल जो डिवाइस होते हैं, कॉपर टी जिसे हम कहते हैं, कई महिलाओं को कॉपर टी सूट नहीं करती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से भी जो है पीरियड्स जो है उसमें ब्लीडिंग ज्यादा होने लग जाती है। कुछ महिलाओं में जो कहीं भी कट जाने पे ब्लड का फ्लो अपने आप रुक जाता है, जिसके के लिए प्लेटलेट होती हैं, है ना, प्लेटलेट आप सब जानते हैं डेंगू में कम हो जाती हैं। तो किसी किसी में नेचुरली जो है प्लेटलेट कम होती हैं, उनमें डिसऑर्डर होता है ये, तो उसकी वजह से भी उन्हें पीरियड्स जो है वो लंबे टाइम तक चलते हैं। आप देखिए सारे पॉइंट्स पे ध्यान रखिए। अगर कोई महिला बता रही है मुझे पीरियड्स लंबे टाइम तक चल रहे हैं, तो आपको ये सारे पॉइंट्स पूछने हैं। क्या कॉपर टी यूज करते हो? क्या कभी चोट लग जाती है तो खून आना जल्दी से बंद नहीं होता है क्या? वहां से ही आप अपना जो है ट्रीटमेंट को और बेटर कर सकते हैं। क्योंकि अगर प्लेटलेट डिसऑर्डर है तो आपको उसे प्लेट बूस्ट जो है टैबलेट देनी पड़ेगी। देखिए गायनिक जो डिजीज है उससे बिल्कुल अलग चीज आ गई कि गायनी डिसऑर्डर है और हम प्लेट बूस्ट टैबलेट क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उसमें प्लेटलेट का जो है क्लॉटिंग सीटीबीटी का टाइम है वो कम है, या उसके अंदर प्लेटलेट्स जो है वो कम है। नेक्स्ट रहता है कि बच्चेदानी के अंदर जो है गांठें हो जाती हैं, उसकी वजह से भी हो जाता है। एक पीआईडी होता है जो ये पेल्विक कैविटी होती है, इसके अंदर सिर्फ जो होता है ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, है ना। लेकिन अगर इस कैविटी के अंदर किसी वजह से फ्लूइड भर जाए या पानी भर जाता है, तो उसकी वजह से भी ये बहुत खतरनाक चीज होती है। पेल्विक कैविटी के अंदर फ्लूइड भर जाना, पानी भर जाना, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है उस जगह पे, तो उसकी वजह से भी जो है पीरियड्स जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा सर्टेन लीवर और किडनी की डिजीज होती हैं। किडनी डिजीज से हम आगे देखेंगे तो वो एंड्रोजन एस्ट्रोजन का पूरा जो है वो डिस्टर्ब कर देते हैं हार्मोन्स को, उसकी वजह से होता है। लीवर क्या रीजन रहता है कि लीवर की फंक्शन डिस्टर्ब रहने से ओबेसिटी भी बढ़ सकती है, और ओबेसिटी बढ़ने की वजह से दूसरी और चीजें हो जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मीनोपॉज। अभी तक हमने बात कर ली कि भाई पीरियड नहीं था, स्टार्ट हुआ, फिर चला, बीच में क्या चीजें आई। एक नेक्स्ट में रहता है मीनोपॉज, जिसे हम कहते हैं कि पीरियड खत्म हो जाना। तो हम कैसे देखेंगे कि पीरियड जो है किसी महिला का खत्म हो गया? क्योंकि हमें ये कंफ्यूजन भी हो सकता है ना कि पीसीओडी की जो महिला है उसे भी पीरियड नहीं आ रहा है, और मीनोपॉज जो है वहां भी पीरियड नहीं आ रहा है। तो हम जो है वो उसे किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे कि मीनोपॉज है या फिर पीसीओडी है? तो मीनोपॉज वाली जो महिला होती है उसे पीरियड्स हम कब मानेंगे मीनोपॉज? जबकि उसको 6 महीने से 1 साल तक अगर पीरियड नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो
मीनोपोज हो सकता है। मीनोपोज में साथ में महिलाओं को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, आपने एसी चलाया हुआ है लेकिन महिला कहेगी नहीं मुझे गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, जिसे कि हॉट फ्लैशेस कहते हैं। अचानक से महिला आराम से बैठी हुई है और उसे बहुत तेज गर्मी लगने लग जाना, पसीने पसीने आ जाना, ये सबसे बड़ा साइन होता है मीनोपोज का। अगर कोई महिला आपको ये कहती है उसके पीरियड्स अगर आ भी रहे, वो ये कह रही है कि पीरियड्स मेरे 2 महीने में आ रहे हैं, 3 महीने में आ रहे हैं, तो आप उसको पूछिए कहीं रात को तुम्हारी अचानक पसीने आके नींद तो नहीं खुल जाती है? अगर वो महिला हाँ करती है, इसका मतलब है कि वो मीनोपोज की तरफ जा रही है। ठीक है, अब क्योंकि पसीने आके उसकी नींद खुल जाती है, गर्मी लगने लगती है, बेचैनी हो जाती है, तो उसकी वजह से उसकी जो है नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है, रात को पसीने ज्यादा आते हैं, क्योंकि हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो महिला का जो है वो मूड स्विंग, मूड जो है वो भी चेंज करने लग जाते हैं। क्योंकि यहाँ तक आते आते, मीनोपोज तक आते आते क्या होता है, उससे पहले बच्चे छोटे होते हैं, मदर की बात सुन रहे होते हैं। मीनोपोज की एज जो है वो 45 के बाद आती है, बच्चे भी बड़े हो चुके होते हैं, मदर की को उतना नहीं पूछते हैं जितना पहले है, तो वो महिला जो होती है वो दोनों चीजों से जूझ रही होती है। उसको लगता है कि मेरे बच्चे भी मुझे इग्नोर कर रहे हैं, साथ ही उसका जो शरीर होता है ना, वो मीनोपोज वाले जो सिम्टम्स होते हैं उससे भी जूझ रहा होता है, तो उसकी वजह से उसे मूड चेंज भी होते हैं, डिप्रेशन भी एक तरीके का मीनोपोज की वजह से हो सकता है। लॉस्ट ऑफ ब्रेस्टफुलनेस है, जहाँ महिलाओं के ब्रेस्ट जो होते हैं वो फर्म होते हैं, फूले हुए रहते हैं, मीनोपोज होने के बाद वो ब्रेस्ट जो है वो ढीला पड़ जाता है, वेजाइनल ड्राइनेस हो जाती है, महिलाओं को वेजाइना एरिया जो होता है उसमें इचिंग की परेशानी जो है वो ज्यादा होने लग जाती है, उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, क्योंकि हार्मोन पूरा जो है उसका वो फीमेल हार्मोन्स जो है वो चेंज हो चुके होते हैं, इस वजह से उसका वेट भी बढ़ने लग जाता है। नेक्स्ट, अब आता है इनफर्टिलिटी, है ना। ये सारा हमने देख लिया कि इसमें क्या आता है, मेनली जब हम आते हैं पीसीओडी का है या फिर इनफर्टिलिटी का है, तो इनफर्टिलिटी जो है मेल में भी, मेल की वजह से भी हो सकती है, फीमेल की वजह से भी हो सकती है। मेल वाली इनफर्टिलिटी का मैं बहुत छोटा सा दे रही हूँ कि किस वजह से हो सकता है कि एबनॉर्मल जो है स्पर्म प्रोडक्शन हो, या उसमें क्या हो सकता है कि या तो स्पर्म बिल्कुल नहीं है, हम फीमेल की बात कर रहे हैं लेकिन इनफर्टिलिटी से रिलेटेड है, इसलिए मेल इनफर्टिलिटी के मैं भी कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ कि जो स्पर्म है उसका प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल जीरो हो, निल हो। जिनका स्पर्म प्रोडक्शन निल है उन पेशेंट्स को आप गारंटी नहीं दीजिए उन पेशेंट्स का स्पर्म प्रोडक्शन होना। बहुत रेयर चांस में होता है कि हम उसका स्पर्म वापस से उसका प्रोडक्शन कर सकें। जहां निल स्पर्म आ रहा है वहां पे आप हाथ पीछे खींच लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर किसी का स्पर्म है 10% आ रहा है, 20% आ रहा है, वहां पे हम ट्रीट करके उसका स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हैं। तो एक तो ये हो गया कि नंबर ही कम है, दूसरा ये होता है कि स्पर्म में किसी स्पर्म में जो है एग नहीं है, किसी का स्पर्म है उसके अंदर टेल नहीं है, तो स्पर्म का खुद का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो जाती है। और ये सारा स्पर्म का जो है स्ट्रक्चर डिस्टर्ब किस वजह से होता है, जो लोग ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग है, डिप्रेशन है, किसी तरीके के रेडिएशंस हैं, स्टेरॉइड्स लिए हुए हों, बहुत कुछ दवाइयां इस तरीके की होती हैं जो कि इनफर्टिलिटी के ऊपर, मेल के जो जेनाइटल्स होते हैं उनके ऊपर जाके सीधा असर करती हैं, जिसकी वजह से जो है उनका स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, टेल नहीं है, मिड पीस नहीं है, कहीं हेड नहीं है, इस तरीके की हो जाता है। दूसरा होता है एक प्रॉब्लम विद द डिलीवरी ऑफ स्पर्म। आपने स्पर्म चेक कराया तो स्पर्म तो पूरा दिख रहा है कि स्पर्म काउंट ठीक है, स्ट्रक्चर भी ठीक है, मोटाइल भी ठीक है, कि वर्किंग कंडीशन वाले स्पर्म भी ठीक है, लेकिन स्पर्म की जो है वो डिलीवरी नहीं हो पा रही है। स्पर्म को ले जाने वाली जो ट्यूब होती है, अगर वो ट्यूब ब्लॉक है या ट्यूब मुड़ी हुई है तो स्पर्म आगे पास नहीं हो पाते हैं, इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है। और कई में कंजेनाइटल होती है, पैदाइशी ये परेशानी होती है। पैदाइशी परेशानी वालों में ही स्पर्म काउंट निल होता है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि फीमेल इनफर्टिलिटी क्यों है। फीमेल इनफर्टिलिटी का जब हम देखते हैं तो अगर हम फीमेल इनफर्टिलिटी के रीजंस को हम 3 हिस्सों में बांटें कि मेन जो कॉज होते हैं वो क्या होते हैं, तो 1/3 रीजन इनफर्टिलिटी का है पीसीओडी। अगर पीसीओडी है, ओव्यूलेशन नहीं है, तो इनफर्टिलिटी होगी।
1/3 रीजन होता है ट्यूब ब्लॉकेज। आपका जो ओवम है वो अच्छा है, बिल्कुल फॉलिकल आपका अच्छे साइज का है, मैच्योर हो रहा है, आपका यूट्रस भी हेल्दी है, लेकिन जो फॉलिकल को ओवरी से बच्चेदानी तक ले जाने वाली जो ट्यूब होती है, जो रास्ता है, अगर वो रास्ता ब्लॉक है तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी, क्योंकि एग है वो यूट्रस तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। ठीक है। थर्ड रीजन जो रहता है उसके अंदर बाकी सारे और जितने सारे भी रीजंस हैं वो उसके अंदर आते हैं। तो आप देखिए कि ट्यूब्स ब्लॉकेज को भी खोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन पीसीओडी को हम इजीली ट्रीट कर सकते हैं। इसका मतलब कि अगर 100 महिलाएं इनफर्टिलिटी से जूझ रही हैं तो हम उनमें से कम 30 से 40% जो महिलाएं हैं उनको हम अपनी आयुर्वेद की दवाइयां देके उन्हें मातृत्व सुख प्रदान करवा सकते हैं। ठीक है। तो फीमेल इनफर्टिलिटी का क्या हुआ कि ओव्यूलेशन डिसऑर्डर हुए। ओव्यूलेशन डिसऑर्डर रीजन अलग अलग लिखे हुए हैं, थायराइड है, पीसीओडी, पीसीओएस है, या हार्मोनल इम्बैलेंस है, यूट्रस या सर्विक्स की एबनॉर्मेलिटी है, या उसके अंदर फाइब्रॉइड है। ठीक है ना। फाइब्रॉइड का साइज अगर बड़ा है, फाइब्रॉइड भी यूट्रस में दो तरीके का होता है। एक तो होता है कि उसके अंदर जो जिस झिल्ली से वो बना हुआ होता है उस झिल्ली के अंदर है, अंदर अंदर ग्रोथ कर रहा है, तो उसकी जो कैविटी होती है वो पूरी खाली रहती है। दूसरा फाइब्रॉइड होता है कि झिल्ली के अंदर नहीं जाके वो जो बीच की खाली जगह है उस जगह के अंदर जाके वो फाइब्रॉइड बनता है। तो जो झिल्ली के अंदर फाइब्रॉइड बन रहा है वो उतना नुकसान नहीं करता है जितना कि बाहर वाला कर रहा है, क्योंकि अगर इन कंडीशन में लेडी ने कंसीव भी कर लिया तो वो जो फाइब्रॉइड है वो बच्चे की नेचुरल हेल्दी ग्रोथ को इनहिबिट करता है, उसे रोक देता है। नेक्स्ट में रहता है कि फैलोपियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक है, डैमेज है, या कुछ महिलाएं जो होती हैं उनमें अर्ली मीनोपॉज हो जाता है। देखिए ये अर्ली मीनोपॉज उन महिलाओं में होता है जिन्हें की जल्दी पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, मैनआउट जल्दी हुआ है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि किसी भी फीमेल में जो एग है वो जब बच्ची जन्म लेती है उस वक्त जितने एग होते हैं उतने ही उसकी पूरी लाइफ में रहते हैं, एग का प्रोडक्शन बाद में नहीं होता है। तो अगर मेनार्क जल्दी हो गया, पीरियड्स जल्दी स्टार्ट हो गए हैं, इट मीन्स कि उनका मीनोपॉज भी जो है वो जल्दी आएगा। आगे है कि जेनाइटल ऑर्गन्स ही नहीं है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पीआईडी है, मैंने पहले बोला था पीआईडी खतरनाक बीमारी है, स्वेलिंग हो रही है तो उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो जाती है। एंड रेडिएशंस है, किसी भी तरीके का कैंसर हुआ हो, उसका आपने ट्रीटमेंट लिया हो, कीमोथेरेपी चली हो, रेडिएशन थेरेपी हुई हो, तो उसकी वजह से भी जो ऑर्गन है वो डैमेज हो जाते हैं और इनफर्टिलिटी हो जाती है। कॉज क्या है? कॉज सारे वही हम पीछे बात करके आ रहे हैं। इंसुलिन का रेजिस्टेंस है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होने से हार्मोन जो है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ट्यूब के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो ओव्यूलेशन नहीं होने दे रहा है। एक्सेस एंड्रोजन है, एंड्रोजन जो होता है वो मेल हार्मोन होता है, तो फीमेल हार्मोन की कमी होकर एंड्रोजन हार्मोन जो है वो बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो जाएगी। एंड हेरिडिटी भी है, हेरिडिटी के चांसेस बहुत कम रहते हैं, 1% भी नहीं है कि अगर मदर जो है इनफर्टाइल है तो बेटी भी इनफर्टाइल हो, या लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन है अगर बॉडी में अंदर, हमने पीछे बात की पीआईडी की है, इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है अगर पेट के हिस्सों में, तो उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी जो है वो हो जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि फीमेल जो हाइजीन है ना, उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए, या फिर जो किसी भी तरह की इचिंग होती है उसको रोकने के लिए हाइजीन बहुत ज्यादा जरूरी है। अधिकतर अभी शहरों में तो ये सारा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गाँव में आज भी पीरियड्स टाइम पे महिलाओं को और बच्चों को अच्छे पेड्स नहीं मिल पाते हैं। वो किसी भी तरीके का गंदा कपड़ा यूज्ड है, गंदे हैं, उस तरीके की चीजें हैं वो पीरियड्स टाइम पे हैं वो यूज करती हैं, उसकी वजह से उन्हें इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन से जो है उनको वाइट डिस्चार्ज का भी प्रॉब्लम हो सकता है, उसकी वजह से उन्हें जो बच्चेदानी का मुंह है वहां पर स्वेलिंग भी हो सकती है, बहुत सारी और चीजें हो सकती हैं। तो हमें क्या, हमारी कोशिश होनी चाहिए
कि अच्छी हाइजीनिक जो है वो पैड्स हम प्रोवाइड कराएं। साथ ही जो पैड्स होते हैं उन्हें रेगुलर चेंज करना चाहिए। मान लो कोई महिला है, उसे फ्लो ज्यादा नहीं होता है, कम ही होता है, और वो अगर ये चाहे कि मैं 24 आवर्स तक एक ही पैड यूज करूं, तो नहीं, उसे चेंज कर लेना चाहिए। एवरी 6 to 8 आवर्स में पैड चेंज कर लेना चाहिए। एंड वॉश योर हैंड यूज करने के बाद, और पहले आपको हैंड वॉश कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, अब ये सारा हमने बीमारियों का देखा। अब हम देखेंगे कि इनके ऊपर जो दवाइयां हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। तो जो अशोक है, सरक्का अशोका कहते हैं, ये बिल्कुल फीमेल फ्रेंडली जो है वो ड्रग होती है, मेडिसिन होती है। ये हैवी और इरेगुलर पेनफुल जो पीरियड्स होते हैं उसे रोकती है। अशोक का जो पाउडर आता है, उसके कैप्सूल्स भी आते हैं, उसका पाउडर भी यूज कर सकते हैं, वो सिरप फॉर्म में भी आता है, उसका असर भी आता है, अरिस्ट भी आता है। तो आप देखिए कि एक सिंगल मेडिसिन है जिसके 5 से 6 तरीके के अलग अलग फॉर्मूलेस बन के आ रहे हैं। तो उसका रीजन ये है कि कहीं तो उसमें दम होगा ना, इसीलिए हम इसको जो है फीमेल फ्रेंडली ड्रग कहते हैं। गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स पे बहुत ज्यादा अच्छा काम करती है। पीरियड्स को अगर आपको रेगुलर कराना है तो आपको अशोक का यूज करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, अश्वगंधा। अश्वगंधा जहाँ हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, है ना, वहां पे अश्वगंधा के लिए जनरली लोग क्या मानते हैं कि ये मेल की यूज करने की, पुरुषों के यूज करने की जो है वो दवाई है। लेकिन नहीं, अश्वगंधा फीमेल्स के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अश्वगंधा के अंदर इस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। तो पीसीओडी की जितनी आपके पास पेशेंट हैं, आप उन्हें अश्वगंधा जो है टैबलेट दीजिए, क्योंकि वहां पर इस्ट्रोजन का लेवल जो है वो पूरा डिस्टर्ब हो रखा होता है। उसकी वजह से ही जो एग है वो रप्चर नहीं हो पाता है। मैच्योर तो हो रहा है लेकिन रप्चर नहीं हो पा रहा है। तो पीसीओडी के जितने पेशेंट्स हैं वहां पर आपको अश्वगंधा देना है, क्योंकि रेगुलर पीरियड्स को रेगुलर करता है, पेन है, क्रैम्प्स है ना, वहां पे काम कर रहा है। इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स को कैसे कर रहा है कि जब पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे, 1/3 रीजन क्या है इनफर्टिलिटी का? पीसीओडी। अगर पीसीओडी ठीक हो जाएगा तो इनफर्टिलिटी जो है वो उसे हम काफी हद तक क्योर कर सकते हैं। साथ में अभी देखिए आगे फेशियल ग्रोथ लिखा हुआ है, पीसीओडी ठीक रहेगा तो फेशियल ग्रोथ भी नहीं होगी, है ना। तो अश्वगंधा को भी हम फीमेल फ्रेंडली ड्रग कहते हैं। अश्वगंधा जो है बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल भी होती है और एंटी माइक्रोबियल भी होती है। तो जो ल्यूकोरिया के पेशेंट होते हैं, जहां बैक्टीरिया की वजह से, है ना, सीक्रेशन हो रहा है, तो उसे भी रोकने के लिए हम अश्वगंधा टैबलेट यूज करते हैं। नेक्स्ट, शतावरी है। शतावरी को सबसे बेस्ट फीमेल फ्रेंडली ड्रग माना गया है। शतावरी आपके पीरियड्स को भी रेगुलर करती है। एंड जो मदर्स लैक्टेटिंग वुमन होती हैं, बच्चे को दूध पिलाती हैं, जो महिलाएं ये कहती हैं कि बच्चे को मेरा पूरा दूध नहीं आता है, उन्हें अगर हम शतावरी पाउडर फॉर्म में या टैबलेट फॉर्म में किसी भी तरीके से देते हैं तो वो मिल्क का जो है प्रोडक्शन बढ़ा देती है। और ये बहुत अच्छा जो है वो यूटेराइन टॉनिक का काम करती है। नेक्स्ट, देखिए एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग पे भी काम करती है, क्योंकि जो शतावरी होती है ना वो रक्त स्तंभक का काम करती है, एस्ट्रीजेंट होती है, प्रॉपर्टी में रसायन है। तो ब्लीडिंग को कब रोकेगा? जब ब्लड को गाढ़ा करने वाली जो है वो उसके अंदर चीजें होंगी। तो शतावरी जो होती है ना वो एक तो पित्त शामक का काम भी करती है। ब्लड अगर कहीं भी ज्यादा फ्लो हो रहा है तो वो पित्त की अधिकता की वजह से हो रहा है। अगर हम पित्त को शांत कर दें, है ना, पित्त को शांत कैसे कर सकते हैं कि पित्त को अगेंस्ट वाले जो रस होते हैं, अगर हम उन रसों का सेवन करते हैं, जैसे कषाय रस है, उस रस का या मधुर रस का सेवन करते हैं तो पित्त शांत हो जाता है। तो शतावरी जो होती है उसके अंदर पित्त शामक, उसके अंदर शीतवीर्य होता है, जिसकी वजह से पित्त को शांत करके वो यूटेराइन ब्लीडिंग को रोकता है। ठीक है। नेक्स्ट, दारू हरिद्रा। दारू हरिद्रा जिसे हम एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है उसको हम रक्त प्रदर भी कहते हैं। तो दारू हरिद्रा जो है वो एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल जो डिसऑर्डर है, ब्लीडिंग है, उसको रोकता है। क्योंकि ये जैसे अभी मैंने पिछले स्लाइड में बताया है कि कषाय रस जो होगा, कषाय रस पित्त शामक होता है, जिसको हम एस्ट्रीजेंट भी कह सकते हैं नेचर में। तो जो भी एस्ट्रीजेंट नेचर वाली जितनी दवाइयां होंगी वो सारी ब्लड फ्लो को रोकने के काम आती हैं। तो दारू हरिद्रा का भी एक्सेस जो फ्लो रहता है उसमें बहुत अच्छा रोल है। नेक्स्ट,
लोध्र, लोध्र अगर कहीं भी वाइट डिस्चार्ज की आपको पेशेंट मिल जाती है कि उसको वो कह रही है कि मेरे को बहुत ज्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपको फर्स्ट जो मेडिसिन है वो क्लिक करनी चाहिए, उसका नाम लोध्र है। ठीक है, ये वेजाइनल डिस्चार्ज को रोकने के लिए सबसे अच्छी दवाई है, एंटी माइक्रोबियल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, क्योंकि वाइट डिस्चार्ज में रेगुलर में वेजाइना से जो है डिस्चार्ज निकलता रहता है, तो वेजाइना का जो एरिया होता है उसमें स्वेलिंग भी आ जाती है, क्योंकि लोध्र एंटी इन्फ्लेमेटरी है, स्वेलिंग को रोकती है, इसीलिए वो दोनों तरीके से काम करती है बाय डिस्चार्ज पे, क्योंकि एंटी माइक्रोबियल है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी रोक रही है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है तो ल्यूकोरिया की वजह से जो इचिंग होती है ना, फीमेल को अनइजीनेस लगती है, बहुत सारी फीमेल आपको शिकायत करती हैं कि यूटीआई एक अलग चीज है कि जब आप यूरिन कर रहे हैं उस वक्त जलन होना वो एक अलग बीमारी है, लेकिन यूरिन करने के अलावा भी अगर कोई फीमेल ये शिकायत कर रही है कि मुझे खुजली बहुत ज्यादा होती है, तो उसे हमें लोध्र देना है। ठीक है, और ये जो है एक्सेस ब्लड को भी रोकती है, क्योंकि ये एंटीकोगुलेंट होती है, ब्लड का थक्का जमाने वाली होती है, हेमोस्टेटिक इसका नेचर होता है, और साथ में इसमें एस्ट्रिजेंट या कषाय रस तो होता ही है। नेक्स्ट एलोवेरा है। एलोवेरा का बहुत ज्यादा अच्छा रोल है आपका पीरियड्स को रेगुलर करने में। जो महिलाओं को दर्द भी नहीं है, कुछ नहीं है, वो कहती हैं कि कभी मेरा पीरियड 4 दिन में आता है, कभी 5 दिन में आता है, कभी फ्लो कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, तो ये हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि उसको कौन से वाले ग्रुप में रखें, पेन वाले ग्रुप में रखें या एक्सेस फ्लो वाले ग्रुप में रखें। तो उन पेशेंट्स को अगर आप सिर्फ एलोवेरा जूस देंगे, ठीक है, एलोवेरा की बहुत सारी प्रिपरेशंस आती हैं, टैबलेट्स भी आती हैं, जहां पर आपको सिर्फ पीरियड्स को रेगुलर करना है। फीमेल है, उसका पीरियड रेगुलर में आ रहा है, डेट उसकी रेगुलर है, लेकिन ड्यूरेशन है वो चेंज हो रहा है, कभी 3 दिन है, कभी 5 दिन है, उस चीज को रेगुलर करने के लिए आप सिंगल ड्रग, अकेली एकल औषधि के लिए एलोवेरा जूस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट नाग केशर है। जिन महिलाओं को बहुत ज्यादा है कि बहुत ज्यादा एक्सेस में ब्लीडिंग होती है, जो कि फाइब्रॉइड वगैरह की वजह से हो रही है, तो वहां पर सिर्फ अकेला अशोक है, अश्वगंधा, शतावरी है, ये चीजें काम नहीं कर पाती हैं, वहां पर आपको नाग केशर भी साथ में देना पड़ेगा। नाग केशर बहुत अच्छा हेमोस्टेटिक होता है। नाग केशर के छोटा डांसरे वर्ड सुना है किसी ने? जयपुर में तो बहुत मिलते हैं। उसके जैसा सा छोटा सा बीज जैसा सा होता है, तो आप उसको कच्चा लाके उसका पाउडर बनाकर भी दे सकते हैं। नाग केशर को जिन लोगों को पाइल्स में ब्लीडिंग होती है, वहां भी हम इसको नाग केशर का उपयोग करते हैं। जो हमारा पाइल्स केयर जूस है, जो कि स्पेशली हमने ब्लीडिंग पाइल्स के लिए बनाया हुआ है, वहां पर एक कंटेंट जो है नाग केशर भी उसमें डाला हुआ है, क्योंकि ब्लीडिंग रोक रहा है। इसी तरीके से हैवी ब्लीडिंग जिन महिलाओं को है, वहां पर आप नाग केशर का पाउडर देंगे या नाग केशर की टैबलेट देंगे या किसी और चीज में कॉम्बिनेशन बना के देंगे, तो उसका जो फ्लो है वो रुक जाएगा। नेक्स्ट त्रिफला है। त्रिफला में जो है आंवला भी है, हरितकी भी है। तो आंवला और हरितकी क्या करते हैं कि आपके डाइजेशन को प्रॉपर करते हैं। अगर आप सिर्फ त्रिफला टैबलेट या त्रिफला जूस किसी को देते हैं, तो वो भी वेट लॉस का काम करता है। अब हमने देखा कि पूरा जो है डिस्टर्ब किस लिए हो रहा है, ओव्यूलेशन किस लिए डिस्टर्ब हो रहा है, कि उसमें वेट लॉस भी एक कारण है। तो त्रिफला जो है वो वेट लॉस वाले तरीके से भी आपको यहाँ काम करेगा, साथ ही मेंस्ट्रुएशन के जो इरेगुलरिटीज होती हैं उसको भी काम करता है। लीवर को आपके को प्यूरिफाई करेगा, आपके डाइजेशन को प्रॉपर कर देगा, जिससे कि जो महिलाएं होती हैं जिन्हें पीएमएस हो रहे थे, जिन्हें एनेक्सिटी हो रही थी, डिप्रेशन आ रहा था, है ना, उन्हें भूख भी नहीं लगती है, तो वहां पर अगर हम उन्हें त्रिफला देते हैं तो वहां पर बहुत अच्छा वो काम करता है। नेक्स्ट अब हमने देख लिया सारा अलग अलग, हमने डिजीज की सिंगल ड्रग भी देख ली है। अब हम देखते हैं कि वुमेन हेल्थ के लिए हम कौन कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं। तो उसमें व्हीट ग्रास बार्ली ग्रास जूस है, फेमिकल सिरप है, कैप्सूल कैल्शियम एंड विटामिन डी है, विटामिन B12, हीमोबूस्ट, न्यूट्री सपोर्ट, अश्वगंधा, स्लिम फिट, एप्पल साइडर, एलोवेरा जूस है, आंवला जिंजर जूस है, अमल की, हरित की, विविध की टैबलेट है, मदर केयर जूस है, ये सारे हैं। हमें सिर्फ कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत है कि किस पेशेंट को हमें किस तरीके से उसे मेडिसिन देनी है। जैसे अगर पीसीओडी का पेशेंट है ना, उसे ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, तो वहां पे आपको क्या देना है, उसे व्हीट बार्ले ग्रास जूस दीजिए।
आप प्लीज नोट कर लीजिए इन चीजों को कि किस डिजीज में हमें कौन सी मेडिसिन स्पेशली देनी है। ठीक है, तो पीसीओडी का जो पेशेंट होता है उसे आप व्हीट बार्ले ग्रास जूस दीजिए, फेमिकल्प सिरप देना है, अश्वगंधा टैबलेट जरूर देनी है क्योंकि वो एस्ट्रोजन लेवल को बैलेंस करने का काम कर रही है। ठीक है, अगर जनरल हेल्थ, अगर कोई वीक महिला है तो उसे साथ में पीसीओडी के आप न्यूट्री सपोर्ट दे सकते हैं। साथ में एक टैबलेट हम मार्केट से भी देते हैं पीसीओडी के पेशेंट्स को, काचनार गूगल। ठीक है, ये वाला अगर हम उस पेशेंट को कॉम्बिनेशन बना के देते हैं, साथ में अगर उसको हम एलोवेरा जूस देते हैं तो पीसीओडी के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है। कौन कौन सी मेडिसिन हुई? व्हीट बार्ले ग्रास जूस, फेमिकल्प सिरप, न्यूट्री सपोर्ट, अगर लीन एंड थिन है तो एलोवेरा जूस, त्रिफला टैबलेट, ठीक है, या एलोवेरा जूस, ये और कांचनार गूगल। तो कॉम्बिनेशन हमें पेशेंट के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जो है वो चूज करने हैं। ठीक है, एक आपके पास आता है कि यूट्रस जो है, रिपोर्ट्स आप लेकर आते हैं, आता है बल्कि यूट्रस है ना, यूट्रस के अंदर स्वेलिंग है। तो स्वेलिंग कम करने के लिए हमें क्या देना है? स्वेलिंग कम करने जो बल्कि यूट्रस वाले पेशेंट होते हैं उन्हें व्हीट ग्रास, बार्ले ग्रास, फेमिकल्प के साथ में आपको एप्पल साइडर विनेगर जो है, स्लिम फिट जूस जो है वो साथ में देना पड़ेगा, जिससे कि अंदर की जो लाइनिंग है उसकी जो थिकनेस है ना, वो खत्म हो जाए। आप इन चारों का कॉम्बिनेशन बना के दीजिए, आप देखिए कि 1 से 2 महीने के अंदर जो है वो यूट्रस अपना नॉर्मल शेप में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में रहता है कि एमेनोरिया है, तो एमेनोरिया जो है वो हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से भी हो सकता है ना, बाकी सारी चीजें तो हैं, हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से भी हो सकता है। तो उस केस में आपको फेमिकल्प के साथ में हीमोबूस्ट सिरप, अश्वगंधा टैबलेट साथ में देना चाहिए। साथ में अगर हेल्थ वीक है तो आप उसको मोरिंगा जूस भी दे सकते हैं, न्यूट्री सपोर्ट ड्रिंक मिक्स भी दे सकते हैं। अब कोई महिला है कि मीनोपोज वाली बात वाली कंडीशन में आ रही है कि जहाँ ड्राई वेजाइना है, उसको हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, तो वहां पर मीनोपोज में क्या होता है कि हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। उस पेशेंट को, मीनोपोज वाली पेशेंट को मल्टीविटामिन की जरूरत होती है। तो उन पेशेंट्स को हम साथ में कैल्शियम एंड विटामिन D3 का कैप्सूल देंगे, B12 का कैप्सूल देंगे, मोरिंगा जूस देना है, न्यूट्री सपोर्ट जूस देना है। मीनोपोज वाली जो महिलाएं हैं उन्हें फेमिकल्प सिरप नहीं देना है। प्लीज इस चीज को नोट करके रखिए कि आफ्टर मीनोपोज फेमिकल्प सिरप आपको नहीं देना है। वहां आपको क्या रिप्लेस कर देना है? कैल्शियम, विटामिन D, B12 कैप्सूल, न्यूट्री सपोर्ट ड्रिंक। आप अगर वीकनेस लग रही है पेशेंट को, अश्वगंधा टैबलेट दे सकते हैं, प्रोटीन पाउडर दे सकते हैं, क्योंकि हमारा तो जो सारा प्रोडक्ट है वो वेलनेस के ऊपर है, हेल्थ के ऊपर है, सिर्फ डिजीज के ऊपर नहीं है। मेडिसिन का चूज हमें बहुत सोच समझ के करना है। अगर आप मेडिसिन को चूज करने में कहीं कंफ्यूज होते हैं तो आप इजीली हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं, तो हम आप लोगों को गाइड कर देंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर फिर आगे मैंने सारा बता रखा है कि किस चीज में क्या क्या डला हुआ है। कैप्सूल कैल्शियम और विटामिन D3 है, तो ये मीनोपोज वाले पेशेंट्स को देना है। नेक्स्ट, मोरिंगा एंटीऑक्सीडेंट है, तो इसके अंदर एलोवेरा है ना, तो एलोवेरा जूस की जिनको जरूरत होती है, जनरल वीकनेस है, मोरिंगा जो होता है ना, मोरिंगा लीफ जूस जो लिख रखा है, मोरिंगा के अंदर कैल्शियम भी होता है, मोरिंगा के अंदर विटामिन C भी होता है, मोरिंगा पेन किलर का भी काम करता है। तो जिन लोगों को PMS है ना, जिन्हें क्रैम्प्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, या डिसमेनोरिया हमने देखा था कि जहां मेनली प्रॉब्लम जो है वो दर्द है, जहां फ्लो कोई इश्यू नहीं है, वहां उन पेशेंट्स को आप साथ में मोरिंगा एंटीऑक्सीडेंट जूस दीजिए। ये पेन किलर के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट, फेमिकल्प सिरप है, हमने पीछे पढ़ा, दारू हरिद्रा है, अशोक है, दोनों बहुत ज्यादा अच्छे जो हैं फीमेल फ्रेंडली जो ड्रग्स होती हैं। तो फेमिकल्प सिरप में दारू हरिद्रा, अशोक के अलावा आदि लिखा हुआ है, क्योंकि कंटेंट्स जो हैं वो बहुत सारे हो जाते हैं, तो इसके अंदर जो है हमारा शतावरी वगैरह जो और भी मेडिसिन हैं वो डली हुई हैं। नेक्स्ट, व्हीट बार्ले ग्रास जूस है। व्हीट बार्ले ग्रास जूस जो है आपके ओवरऑल हेल्थ को ठीक करता है, साथ ही ओबेसिटी वाले पेशेंट्स का ओबेसिटी कम करता है, और जहां भी स्वेलिंग का इश्यू रहता है ना, चाहे वो यूट्रस का स्वेलिंग हो, या फिर जो हमने पैल्विक कैविटी में स्वेलिंग पढ़ी थी कि वहां सूजन हो जाती है, PID है, वहां सब पे हमें व्हीट ग्रास बार्ले ग्रास जूस को जरूर देना है, क्योंकि टॉक्सिन्स को भी ये बाहर निकाल रहा है। नेक्स्ट,
अश्वगंधा टैबलेट, प्लीज अश्वगंधा टैबलेट को यूज कीजिए, सिर्फ मेल के लिए नहीं है, फीमेल के लिए भी बहुत अच्छी जो है मेडिसिन है पीसीओडी की। पेशेंट्स को अश्वगंधा टैबलेट दिए बिना आप उसका ट्रीटमेंट पूरा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेम रिपीट हो गया। नेक्स्ट, आंवले की ये त्रिफला का मैंने अपने पीछे पढ़ा था कि जो त्रिफला है वो पीरियड्स को रेगुलर करने की भी काम करता है, साथ ही आपके मेटाबॉलिज्म को ओके करता है, ओबेसिटी को कंट्रोल करता है। तो इसीलिए, और ये एंटी माइक्रोबियल भी होता है और एंटी फंगल भी होता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हम इसको मान सकते हैं। तो त्रिफला जो टैबलेट है, आंवल की, विविध की, हरित की जो टैबलेट है, उसको आप ल्यूकोरिया के पेशेंट्स को भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, एलोवेरा जूस हमने देखा, जहां सिर्फ ड्यूरेशन गड़बड़ है, बाकी सब कुछ ओके है, ना दर्द है ना फ्लो में इश्यू है, आप सिर्फ सिंगल मेडिसिन एलोवेरा जूस देके भी पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट, आंवला जिंजर जूस वो सेम है, आपको मैंने बता दिया, आगे एक एक ड्रग का बता दिया है कि कौन सी ड्रग को किस लिए यूज करना है। यहाँ पर ये सारा आपको बताया है कि डॉक्टर नेचर में जैसे आंवला है, आंवला कितनी सारी तरीके की चीजों में आपके साथ मिलके आया है कि अलग अलग फॉर्मूलेज है, मिक्स करके हम किस तरीके से इन दवाइयों को दे सकते हैं। नेक्स्ट, फेमिकल सिल्क सैनिटरी पैड है, हमने पीछे बात की थी कि ल्यूकोरिया में बहुत बड़ा रीजन ये भी रहता है कि हाइजेनिक कंडीशंस नहीं रहती हैं। तो फेमिसिल्क सैनिटरी पैड जो है एलोवेरा बेस्ड है, जो कि महिलाओं में ईचिंग का जो इश्यू रहता है उसको भी दूर करता है क्योंकि एलोवेरा है, तो इसे भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसी के साथ ये जो मुझे बताना था, आप लोगों का थोड़ा नॉलेज गेन करना था, ये पूरा हुआ।